फ्रेंड्स, ये स्टोरी का आखिरी भाग है। आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। गड़िका रोते हुए अमन के गले लग जाती है और उससे अब तक की सारी बात बताती है। अमन झूठा गुस्सा दिखाते हुए गड़िका को नफरत भरी नजरों से देखते हुए शांत करते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। गड़िका और उसकी जायदाद को खोने के डर से अमन दिल ही दिल में बहुत परेशान हो उठता है। तब तक सारा भी वहां आ जाती है। सारा को अमन ने ही फोन करके बताया था कि गड़िका घर आ चुकी है। जब सारा को भी सारी बातों का पता चलता है, वो भी गड़िका को शांत करते हुए गले से लगा लेती है। सारा कहती है, ध्रुव को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया उसने तुम्हारे साथ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसा कदम भी उठा सकता है तुम्हें और अमन को अलग करने के लिए। तभी अमन बोलता है, उस ध्रुव को तो उसके किए की सजा मैं दिलाकर रहूंगा। ऐसा कहकर अमन फोन में किसी का नंबर लगाते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। तो सारा गड़का से कहती है, जो अभी भी सिसक रही थी, गड़का अब शांत भी हो जाओ। अब क्या करने को सोचा है तुमने ध्रुव के खिलाफ? माना कि उसने जबरदस्ती शादी की है तुम्हारे साथ, लेकिन अब तो तुम्हारा पति है ना वो। और ये अमन किस सजा को दिलाने की बात कर रहा है? गड़का खुद को संयत करते हुए कहती है, पता नहीं सारा, पर ध्रुव के लिए जो मेरे मन में हमदर्दी थी, अब वो भी एक नफरत में बदल चुकी है। पति क्या, मैं अब उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मैं नहीं मानती इस शादी को, मैं नहीं मानती उसको अपना पति। ऐसा कहते हुए गड़का फिर से गुस्से में भर जाती है। कुछ देर में किसी को फोन करके अमन कमरे में दाखिल होता है और गड़का की तरफ देखते हुए कहता है, गड़का, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। हम सुबह होते ही पुलिस स्टेशन चलेंगे उस ध्रुव के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए। सारा और गड़का पुलिस स्टेशन का नाम सुनते ही चौंक कर अमन की तरफ देखती हैं। अमन आगे कहता है, नहीं नहीं गड़का, घबराओ मत, तुम्हारे रेप का कोई केस दर्ज नहीं कराना है हमें। मैं जानता हूँ कि इससे तुम्हारी बदनामी होगी। रेप वाली बात सुनकर गड़का थोड़ी घबरा जाती है, क्योंकि सुहाग रात वाली बात उसने अमन और सारा से नहीं बताई थी। उसे लगता है सुहाग रात वाली बात अमन को कैसे पता चल गई। तुम घबराओ मत गड़का, मैंने इसके लिए दूसरा रास्ता निकाला है। ध्रुव को सजा दिलाने के लिए हम ध्रुव पर मिश्रा जी के मर्डर का केस दर्ज कराएंगे। अमन की बात सुनकर गड़का खुद को संभालती है और अमन की बात में हाँ मिलाती है। सुबह होते ही अमन गड़का को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। वहां गड़का के पिता के झूठे मर्डर केस में ध्रुव के खिलाफ रिपोर्ट लिखा देता है। पुलिस ध्रुव को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस स्टेशन में गड़का और अमन उससे मिलने जाते हैं और कहते हैं वो उसे उम्र कैद की सजा दिलाएंगे, जिससे वो बाकी की जिंदगी जेल में ही सड़े। गड़का उसे और भी ना जाने क्या क्या कहती है। गड़का ध्रुव को अमन के सामने बहुत नीचा दिखाती है। तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की है ना, मैं नहीं मानती उस शादी को, कभी नहीं मानूंगी। मैं तुम्हें अपना पति, मुझे अमन से दूर करना चाहते थे ना। मैं भी देखती हूँ कि तुम जेल में रहकर क्या करोगे, कैसे मुझे अमन से दूर करोगे। और वैसे भी क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हमारी शादी हुई थी, जब मैं और अमन आज शाम को ही मंदिर में शादी कर रहे हैं और तुम यहाँ जेल में रहकर अपनी शादी एंजॉय करो और हम बाहर रहकर अपनी शादी एंजॉय करेंगे। ऐसा कहकर गड़का झूठी हंसी हंसते हुए अमन के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर चली जाती है। राज को जब पता चलता है कि ध्रुव को पुलिस ने मिश्रा जी के झूठे मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया है तो वो ध्रुव से मिलने पुलिस स्टेशन जाता है। ध्रुव, ये क्या हो गया? ध्रुव क्या सोचा था, क्या हो गया? ये अमन बहुत चालाक लड़का है, वो कुछ ना कुछ करके तुम्हें सजा दिलवा देगा इस छोटे केस में। समझ नहीं आ रहा है आप क्या करें। पता नहीं इस लड़का को कब समझ आएगा। तुमने उसकी जिंदगी सुधारने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया, जैसे तुम थे ही नहीं वैसे खुद को बना दिया। तुमने अपने करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे नहीं लगता वो अब तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद करेगी। तब ध्रुव राज को गड़का की कही हुई सारी बात बताता है और परेशान होते हुए कहता है, सही कह रहे हो राज तुम, लगता है हमारी तकदीर में मिलना नहीं लिखा है। और मुझे भी नहीं लगता है अब गड़का कुछ भी सुनने को तैयार होगी। वो दोनों आज मंदिर में शादी करने वाले हैं। क्या
राज चौंक कर ध्रुव की तरफ देखता है और कहता है, ये लड़की अमन के साथ पागल हो गई है। ना अपने मन की सुन रही है, ना अपने दिल की सुन रही है, सिर्फ अमन के पीछे चल रही है। पता नहीं आगे क्या होगा। तब राज फिर कहता है, छोड़ो वो सब छोड़ो ध्रुव, पहले यहाँ से तुम्हें निकालने का इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं अब ये अमन तुम्हारे साथ क्या खेल खेलने वाला है। फिर राज स्टेशन से बाहर चला जाता है और ध्रुव को जमानत पर रिहा कराने के लिए कोशिश करता है, पर रविवार को कोर्ट का अवकाश रहने की वजह से ऐसा नहीं हो पाता है। ध्रुव रात भर बेचैनी में चहलकदमी करता हुआ गड़का की बातों को सोच सोचकर परेशान हो रहा था। वो सोच रहा था, शायद मैंने गड़का के साथ इस तरह का व्यवहार करके गलती कर दी। शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे गड़का के मन में मेरे लिए और ज्यादा नफरत बढ़ गई है। आखिर मैं क्या करता? गड़का ने मेरे सामने कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा था। अगले दिन अमन और गड़का फिर ध्रुव से मिलने आते हैं और उसे अपनी शादी के झूठे फोटोज दिखाते हैं जो उन दोनों ने कल शाम को ही एडिट करके बनाए थे। ध्रुव उन फोटोज को देखकर मायूस हो जाता है। तब गड़का कहती, ये देखो मेरी और अमन की शादी का सबूत। तुम मुझसे शादी करके मुझे और मेरी जायदाद को पाना चाहते थे, पर देखो तुम अब यहाँ जेल में बैठकर जायदाद का आनंद लो और शादी इंजॉय करो। कहते हुए गड़का ने अपने साथ में लाए हुए मिठाई के डिब्बे में से एक मिठाई का टुकड़ा ध्रुव को देते हुए कहती, ये लो हमारी शादी की मिठाई खाओ। ध्रुव अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाकर थोड़ा पीछे हट जाता है। गड़का कहती है, क्या हुआ? मिठाई नहीं खानी हमारी शादी की? इसमें जहर नहीं मिलाया मैंने। अभी तो तुम्हें बहुत तड़पाना बाकी है, जैसे तुमने मुझे तड़पने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा कहकर मिठाई का डिब्बा लॉकअप के अंदर डाल देती है। मैं आज के बाद कभी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती ध्रुव, खत्री। ऐसा कहते हुए गड़का उसे हिकारत भरी नजरों से देख रही थी। गड़का ध्रुव को चिढ़ाने के लिए अमन के गले लग जाती है और उसके हाथ में हाथ डाले पुलिस स्टेशन से बाहर चली जाती है। ध्रुव बार बार गड़का की कई बातों को याद किए जा रहा था और उसके आंखों के सामने बार बार गड़का और अमन की शादी के फोटोज आ रहे थे। ये सब सोच सोचकर उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। अपने सर को पकड़े हुए वो जोर से बेंच पर बैठ जाता है। तभी 11 बजे के आसपास राज ध्रुव की जमानत के पेपर लेकर पुलिस स्टेशन आता है और ध्रुव को जमानत पर रिहा कराकर अपने साथ ले जाता है। वो दोनों एक ढाबे पर आकर बैठ जाते हैं। ध्रुव राज के कंधे पर सर टिकाकर बैठ जाता है। राज, तुम्हें पता है अमन और गड़का ने शादी कर ली। गड़का शादी की फोटो लेकर आई थी मुझे दिखाने के लिए। राज, क्या मैं इतना बुरा हो गया जो ये गड़का मेरी शक्ल भी देखने को तैयार नहीं है? क्या मैं इतना बुरा हूं कि वो मुझसे दोस्ती भी नहीं रख सकती थी? सच कहूं तो राज, अब मेरा जीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। जिसके लिए जी रहा था, जिसको खुश रखने की कोशिश कर रहा था, उसी ने मुंह मोड़ लिया। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? ये सब सोच सोच कर लगता है मैं पागल ही हो जाऊंगा। तब राज ध्रुव को संभालते हुए उसे समझाता है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो ध्रुव? मैं हूं ना, तुम्हारे साथ ये जिंदगी बहुत कीमती होती है ध्रुव। इसे खत्म करने के बारे में कभी सोचना भी मत। तुमने कल से कुछ खाया नहीं, चलो कुछ खा लेते हैं। नहीं राज, मुझे भूख नहीं है। सब सोच सोचकर मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। दुनिया घूमती हुई नजर आ रही है, लगता है मैं बस यहीं गिर जाऊंगा। राज ध्रुव को संभालते हुए कहता है, ऐसी बातें नहीं करते ध्रुव, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, तुम यहीं बैठो। राज ध्रुव के लिए खाना लेने जाता है। इतने में ही ध्रुव वहां से उठकर चला जाता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। ध्रुव बस सड़क पर बदहवा सा चला जा रहा था। उसे न अपने होश था न दुनिया की खबर। उधर राज जब ध्रुव के लिए खाना लेकर आता है तो वहां ध्रुव को ना पाकर परेशान हो जाता है। खाना वहीं छोड़कर वो ध्रुव को ढूंढने इधर उधर जाता है, पर ध्रुव आसपास में कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तब तक बारिश भी बहुत जोर से शुरू हो चुकी थी। पता नहीं ये ध्रुव कहाँ चला गया, बारिश भी कितनी जोर से हो रही है, कहीं कुछ ऐसा वैसा ना कर ले। उसके बारे में सोचते हुए राज बहुत ही परेशान होता है और सभी जगह ध्रुव को ढूंढने की कोशिश करता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। ध्रुव बस सड़क पर बदहवासा चले जा रहा था। उसे ना अपना होश था ना दुनिया की खबर। 10 साल बाद न्यूयॉर्क सिटी ध्रुव का ऑफिस। रात के 8 बजे ध्रुव अपने ऑफिस में कंप्यूटर पर आंखें गड़ाए बैठा था। तभी ध्रुव के केबिन में एलिना दरवाजे पर नॉक करके अंदर आई। एलिना, हाइट 5 फुट 6 इंच, गोरा रंग, भूरी आंखें, कंधों तक हल्के भूरे स्ट्रेट बाल, लंबी चपटी नाक, पतले पतले से होठ, स्लिम बॉडी, 28 साल की खूबसूरत नवयुवती है।
एक हाथ में उसने घड़ी पहनी है, ब्लैक मिनी स्कर्ट और वाइट टॉप पहने वो काफी खूबसूरत लग रही थी। स्वभाव ऐसा सरल कि कोई भी युवक उसकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाए। पर ध्रुव, उसे तो जैसे दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। वो एलिना को कभी नजर उठाकर देखता भी नहीं था, जबकि एलिना उसे दिल ही दिल में पहले दिन से ही पसंद करती थी। ये ध्रुव की खास एम्प्लॉय है और ध्रुव की खास दोस्त भी। एलिना ध्रुव से कहती है, ध्रुव, सारी तैयारियां हो गई हैं, आज शाम 8 बजे की फ्लाइट है। तभी ध्रुव एलिना से कहता है कि वो सभी वर्कर्स को 2 महीने की एडवांस सैलरी भी दे दे। एलिना कहती, ओके ध्रुव, थैंक्स एलिना, मुझे इतने अच्छे से समझने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। इन 10 सालों में अगर मुझे तुम्हारा और दिनेश अंकल का साथ नहीं मिला होता तो मैं जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी काट रहा होता। ऐसा कहकर ध्रुव अपने अतीत को याद करके फिर उदास हो जाता है। एलिना ध्रुव के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाती है, ध्रुव, बीती बातों को भूलना ही बेहतर है। उन्हें याद कर करके कब तक अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद करते रहोगे। तुम आज भी वही 10 साल पीछे खड़े हो जहां से तुमने शुरुआत की थी। दुनिया की नजरों में तो तुम बहुत आगे निकल गए, पर जिंदगी के सफर में तुम अभी भी वहीं खड़े हो। जीना तो जैसे तुमने छोड़ ही दिया है। क्यों नहीं तुम सब कुछ भुलाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करते हो। ऐसा कहकर एलिना ध्रुव को गले से लगा लेती है, जो अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव थोड़ा संभल कर खुद को संयत करता है और एलिना से कहता है, ठीक है एलिना, अपना ध्यान रखना और बिजनेस का भी। इतना सुनकर एलिना कहती है, नहीं ध्रुव, बिजनेस का ध्यान शर्मा अंकल रख लेंगे। ध्रुव के अकाउंट मैनेजर हरिओम शर्मा, जिनसे ध्रुव अपने सारे बिजनेस के लिए सलाह मशवरा भी करता था। मैं भी तुम्हारे साथ इंडिया आ रही हूँ। मैंने तुम्हारे साथ अपने भी टिकट की है। क्या? ध्रुव चौंक कर एलिना की तरफ देखता है। तुम क्या करोगी इंडिया आकर? एलिना ध्रुव का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुरा कर कहती है, तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तब ध्रुव थोड़ा गुस्सा दिखाकर एलिना से कहता है, स्टॉप इट एलिना, तुम्हारे बिना यहाँ सब कुछ कंट्रोल नहीं हो पाएगा। मैं ठीक हूँ, अपना ध्यान रख सकता हूँ, तुम यहाँ का काम देखना। नहीं, नहीं ध्रुव, मुझे चलना है, प्लीज। एलिना की जिद देखकर ध्रुव उसे मना नहीं कर पाता है और अपनी मौन सहमति दे देता है। एलिना खुश होकर थैंक यू ध्रुव कहती हुई उसे गले से लगा लेती है और वहां से चली जाती है। ध्रुव खत्री आज 10 सालों बाद इंडिया वापस आ रहा था। वो सांवले रंग का एक हट्टा कट्टा 35 साल का आकर्षक नौजवान है। आंखों पर काला चश्मा हमेशा रहता है, जो उसकी आंखों की उदासी को दुनिया से छुपाने में बखूबी काम करता है। वो अपनी सीट पर आंखें बंद करके बैठा अपने 10 साल पुराने अतीत में खो गया। 20 दिसंबर 2011 की कड़कड़ाती सर्दी की शाम और मूसलाधार बारिश में एक 24-25 साल का लड़का ध्रुव बीच सड़क पर बैठा बच्चों की तरह दहाड़े मारकर रो रहा था। बारिश भी जैसे उसका साथ दे रही थी। आज उसे अपने सांवले रंग और अपनी किस्मत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे वहां बैठे बारिश से भीगते और रोते हुए सुबह से शाम हो गई थी, पर उसके दिल का दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात 10 बजे अचानक एक गाड़ी सड़क के बीचों बीच आकर रुकी। सामने सड़क पर एक लड़का ध्रुव बेहोशी की हालत में पड़ा था। तभी भागते हुए आकर ड्राइवर ने गाड़ी का गेट खोला। गाड़ी से एक रौबदार सज्जन शख्स बाहर आया। ड्राइवर ने जल्दी से शख्स के ऊपर छाता खोलकर लगाया। ये सज्जन कोई और नहीं बल्कि देश के जाने माने बिजनेसमैन थे, दिनेश रहेजा। दिनेश रहेजा ने ड्राइवर की मदद से ध्रुव को अपनी गाड़ी में लिटाया और अपने घर ले आए। कड़कती ठंड में सुबह से रोते भीगते ध्रुव बेहोश हो चुका था। इतनी बारिश में भी उसका शरीर तप रहा था। बेहोशी में भी उसके मुंह से बस एक ही नाम निकल रहा था, गड़िका गड़िका। ध्रुव, ध्रुव कहाँ खो गए? ध्रुव ने अचानक अपनी आंखें खोली तो देखा पास में बैठी उसकी दोस्त एलिना उसे आवाज दे रही थी। एलिना ही एक ऐसी खास दोस्त थी जो उसे अच्छे से समझती थी और उसे दिल ही दिल में पसंद भी करती थी। ध्रुव हड़बड़ा कर उठा और चारों तरफ देखा। फ्लाइट में बैठे कुछ लोग उसकी तरफ देख रहे थे। तभी एलिना बोली, ध्रुव क्या हुआ? तुम फिर से अपनी अतीत की यादों में खो गए? नहीं, कुछ नहीं एलिना, कभी कभी अतीत की कुछ ऐसी यादें होती हैं जो इंसान का जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती हैं। ध्रुव उदास होते हुए कहता है, घबराओ मत, मैं ठीक हूँ। एलिना ध्रुव से फिर कहती है, मैंने तुमसे कहा था ध्रुव, यहाँ सब कुछ छोड़कर इंडिया वापस मत आओ। यहाँ तुम्हारा अच्छा खासा बिजनेस है, तुम्हारा नाम है, सब कुछ छोड़कर तुम कैसे जा सकते हो? यहीं पर अपनी नई जिंदगी शुरू करो। पर तुम नहीं माने। वहां जाकर तुम्हें अतीत की कड़वी यादों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा।
नहीं एलिना, अब मैं ठीक हूँ। इन 10 सालों में मैंने खुद को संभालना सीख लिया है। आराम से बैठो। तुम ऐसा कहकर ध्रुव फिर आंखें बंद करके अपने अतीत में खो गया। दिनेश रहेजा के घर जाने के बाद उन्होंने तुरंत अपनी फैमिली डॉक्टर को बुलाया। 2-3 दिन में ध्रुव बिल्कुल ठीक हो गया था, पर गड़का की नफरत ने उसे तोड़कर रख दिया था। हर वक्त गड़का के कहे शब्द उसे बेचैन कर देते थे। कभी कभी वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा था। दिनेश रहेजा ने उसके बारे में सब कुछ पता किया और उस पर लगाए गए सारे झूठे केस को रफा दफा करा दिया। फिर दिनेश रहेजा उसे अपने साथ न्यूयॉर्क ले आए थे। यहाँ आकर भी गड़का की यादों ने जब ध्रुव का पीछा नहीं छोड़ा, तब दिनेश रहेजा ने उसे अपने साथ अपना ऑफिस ज्वाइन करने की सलाह दी। ध्रुव ने दिनेश रहेजा के साथ ऑफिस ज्वाइन कर लिया और खुद को काम में इतना डुबो दिया कि उसे अपने खाने का भी होश नहीं रहता। धीरे धीरे 5 साल बीत गए। ध्रुव को बस अपने काम से काम रहता। वो हंसता मुस्कुराता। ध्रुव तो यहीं इंडिया में छूट गया था। ये ध्रुव का अलग ही रूप था, जो न कभी हंसता था न मुस्कुराता था। एलिना ने हर संभव कोशिश की ध्रुव को खुश रखने के लिए, पर ध्रुव ने जैसे खुद को खुद में ही कैद कर लिया था। वो बाहरी दुनिया से किसी से भी कोई मतलब नहीं रखना चाहता था। वो हर किसी से सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में ही बात करता था और किसी से बिना काम के मिलने से भी कतराता था। ध्रुव किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होना चाहता था। बस कभी कभी मजबूरी बस बिजनेस के सिलसिले में ही किसी पार्टी में शामिल होता था। वो हर पल खुद को सिर्फ काम में ही डुबा कर रखना चाहता था। धीरे धीरे एलिना और ध्रुव बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। ध्रुव एलिना से अपनी मन की बातें शेयर करने लगा था, जिससे उसका भी दिल हल्का हो जाता था। एलिना ध्रुव को समझती थी और उससे उसके अतीत को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने को हमेशा कहती थी। ध्रुव ने दिनेश रहेजा के बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया कि आज 10 सालों बाद ध्रुव खत्री का नाम टॉप 10 बिजनेसमैनों में लिया जाता था। दिनेश रहेजा के कोई वारिस नहीं था। ध्रुव की एकमात्र ऐसा था जिस पर वो आंख बंद कर विश्वास करते थे। ध्रुव भी उनका बहुत सम्मान करता था और उनकी कही हुई हर बात का मान रखता था। इसलिए उन्होंने अपना सारा कारोबार ध्रुव के हवाले कर दिया था। 2020 में आई कोरोना महामारी की चपेट में आने से दिनेश रहेजा स्वर्ग सिधार गए। यूं अचानक दिनेश रहेजा के चले जाने से ध्रुव टूट गया और वो फिर से बिजनेस में भी अकेला पड़ने लगा और जिंदगी में भी। वैसे एलिना तो थी उसके साथ, उसका साथ देने के लिए, पर उस घटना के बाद से ध्रुव का मन न्यूयॉर्क से उचट गया और ध्रुव ने वापस इंडिया आने का मन बना लिया। ध्रुव के इंडिया आने की खबर अखबार में छप चुकी थी। इधर राज, जो एक छोटी सी कंपनी में एक छोटा सा एम्प्लॉय था, ध्रुव के जाने के बाद राज की शादी उसी के साथ पढ़ने वाली लड़की सविता के साथ हो गई थी, जो उसकी दोस्त भी थी। उनके 2 बच्चे भी थे। राज सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। राज तैयार होते हुए सविता को आवाज देता है, सविता, मेरा नाश्ता तैयार है? जी लाई, अभी बस 2 मिनट, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, सविता किचन से ही आवाज लगाकर कहती है। राज जल्दी जल्दी अपने जूते पहन रहा था, तभी उसकी नज़र मेज पर पड़ी अखबार के हेडलाइन पर पड़ी। फ्रंट पेज पर ध्रुव की बड़ी सी फोटो हेडलाइन के साथ छपी थी, देश के जाने माने बिजनेसमैन ध्रुव ध्रुव खत्री आज लौट रहे इंडिया। राज ने जब ध्रुव खत्री का नाम और फोटो अखबार में देखा तो वो खुशी से उछल पड़ा। उसने खुशी से सविता को आवाज लगाई, सविता, ये देखो, ध्रुव ध्रुव वापस आ रहा है इंडिया। देखो मेरा दोस्त, मुझे तो पता ही नहीं था ये न्यूयॉर्क में है। खुशी के मारे उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। देखो, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, रहने दो नाश्ता, मैं ध्रुव से मिलने एयरपोर्ट जा रहा हूँ। खुशी की वजह से राज ने नाश्ता भी नहीं किया और घर से निकलने लगा ध्रुव से मिलने। सविता आवाज लगाती रह गई, अरे सुनो तो, नाश्ता तो करते जाओ। पर राज ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं और जल्दी जल्दी निकल गया ध्रुव से मिलने। राज ने एयरपोर्ट पहुंचकर न्यूयॉर्क से आने वाली फ्लाइट के बारे में पता किया और ध्रुव के आने के 2 घंटे पहले ही दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गया और बेचैनी से ध्रुव का इंतजार करने लगा। राज इतने सालों में आज बहुत खुश नजर आता था। वो बार बार बेचैनी में घूमते हुए अपनी घड़ी में टाइम देख रहा था। ठीक 4 बजे ध्रुव की फ्लाइट लैंड हुई। एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ में जब राज ने ध्रुव को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वहीं ध्रुव, जो उसका खास दोस्त था, आज उसकी आंखों के सामने इतने सालों बाद था। पर कुछ कमी थी जो उसे खटक गई। आंखों पर काला चश्मा लगाए ध्रुव और साथ में एक लड़की,
जो उससे बार बार बात करते हुए उसी के साथ चल रही थी। वो दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकलने ही वाले भी थे कि तभी जैसे राज नींद से जागा और उसने दौड़कर ध्रुव को आवाज लगाई। ध्रुव ने जब ये जानी पहचानी आवाज सुनी तो जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। आज इतने सालों बाद राज को यूं अचानक सामने देखकर चौंक गया। राज, तुम? और यहाँ? तुम्हें मेरे आने के बारे में कैसे पता चला? तब राज ने अखबार में छपी खबर के बारे में ध्रुव को बताया। दोनों एक दूसरे को देखकर खामोश हो गए और बस एक दूसरे की आंखों में देखने की कोशिश कर रहे थे। ध्रुव और राज जब एक दूसरे के गले मिले तो दोनों की आंखों में आंसू आ गए। राज ने ध्रुव से एलिना के बारे में पूछा तो ध्रुव ने राज को एलिना से मिलवाया। ये मेरी खास दोस्त एलिना है। तुझसे बिछड़ने के बाद इसी ने मुझे संभाला है। और एलिना, ये है मेरा सबसे खास दोस्त राज, मेरे सुख दुख में हमेशा साथ देने वाला। हम दोनों हमेशा साथ रहते थे, बस वक्त ने कुछ ऐसी करवट ली और हम बिछड़ गए। राज एलिना को हेलो बोलकर ध्रुव से कहता है, ध्रुव चलो ना घर पर, अपनी भाभी और बच्चों से नहीं मिलोगे? अरे वाह राज, तुमने शादी भी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं। कैसे बुलाता, तुमने तो मुझे कोई खबर ही नहीं दी अपनी, कुछ पता ही नहीं था तुम कहाँ हो कैसे हो। राज फिर से उदास होकर कहता है, चलो घर वहीं बैठकर बातें करेंगे। ओके बोलकर ध्रुव एलिना से चलने को इशारा करता है और तीनों राज के घर जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाते हैं। तीनों एयरपोर्ट से राज के घर आते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। राज ध्रुव को अपनी पत्नी और बच्चों से मिलवाता है। तीनों ही आपस से बातें करते हैं। इतने में थोड़ी देर में सप्ता चाय नाश्ता लेकर आ जाती है और सभी लोग चाय नाश्ता करने लगते हैं। दोनों बच्चे अंदर जाकर टीवी देखने में लग जाते हैं। ध्रुव कहता है, और राज आजकल क्या कर रहे हो तुम? अब तो तुम्हारी फैमिली हो गई। देखो मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तुमने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। राज ध्रुव को थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहता है, ध्रुव मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। ये तो पता नहीं बिना बताए कहाँ चले गए थे। इतने दिनों से कितना ढूंढा मैंने तुम्हें, ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया मैं। मन में कैसे कैसे ख्यालात आते थे, कहीं तुमने खुद को कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा लिया? क्या हुआ होगा तुम्हारे साथ? क्या क्या सोच सोच कर मैं परेशान होता रहा। और तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा और बिना बताए चले गए। मुझे एक खबर तक नहीं दी कि तुम कहाँ हो कैसे हो। कभी ये तक नहीं बताया कि तुम्हें याद नहीं आई मेरी बिल्कुल भी। मुझे भी गुस्सा होना चाहिए तुमसे, इतने दिनों बाद आ रहे हो और अगर मैं तुम्हारी फोटो अखबार में नहीं देखता, अगर तुम्हारी खबर अखबार में नहीं छपी होती तो मुझे भी तुम्हारा पता नहीं चलता कि तुम कहाँ हो कैसे हो। वो तो भला हो अखबार वालों को, उन्होंने तुम्हारी फोटो के साथ अखबार में खबर छाप दी और मैंने पढ़ लिया, वरना मैं तुमसे आज भी नहीं मिल पाता। ध्रुव राज के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अरे भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राज मुंह बनाकर फिर कहता है, कैसे शांत हो जाऊं मैं? नहीं होना मुझे शांत। कुछ पल की चुप्पी के बाद राज ने ध्रुव से कहा, तुमने शादी नहीं की ना इतने सालों में? कैसे रह पाए तुम इतने सालों तक हम सबके बिना? वहां घुट घुट कर जीते रहे और तुमने एक बार भी वापस आना या मुझसे मिलना जरूरी नहीं समझा? तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में मुझे सिर्फ एक सूनापन और अकेलापन नजर आ रहा है। तब एलिना राज से कहती है, ये और शादी? मुझे तो लगता नहीं है कि ये ध्रुव महाशय कभी शादी करेंगे भी या नहीं। मैंने तो इन्हें कभी हंसते और मुस्कुराते देखा तक नहीं। कितनी कोशिश की मैंने उन्हें वहां के माहौल में ढालने की, पर लगता है जैसे खुद को खुद में ही कैद करके बैठ गए हैं। ध्रुव एलिना को थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, तुम भी ना एलिना, क्या बकवास बात लेकर बैठ गए हो? तब ध्रुव फिर राज से उस दिन की सारी बात बताता है, जब राज ने उसे जमानत पर रिहा कराया था और फिर कैसे वो बारिश में ही निकल पड़ा था अनजानी मंजिल की ओर। कैसे दिनेश रहेजा से वो मिला, कैसे उन्होंने उसे संभाला, कैसे वो न्यूयॉर्क के लिए ले गए, सब कुछ उसने राज से बताया। राज जो अब तक ध्रुव की बातें सुन रहा था, वहां इतने दिनों तक गम में जिंदगी यूं ही जीते रहे। क्या मैं इतना पराया हो गया था? तुमने एक बार भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की? ध्रुव राज को गले लगाकर कहता है। तब ध्रुव अपने आंखों में आए आंसुओं को रोकते हुए कहता है, नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कोई दिन नहीं था, ऐसा कोई पल नहीं था जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। माफ कर दो ना यार, बस अपनी जिंदगी से थक गया था मैं। और फिर कुछ पल के लिए सभी के बीच शांति छा जाती है। फिर ध्रुव थोड़ा माहौल ठीक करने के लिए राज से कहता है, और राज तुम बताओ, तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? सब कुछ कैसा चल रहा है?
सत्ता और तुम्हारे बीच। तुम दोनों तो आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, तुम दोनों ने शादी कैसे कर ली? तब राज सप्ता की तरफ देखते हुए कहता है, बस ऐसे ही यार, इसने मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा तो मुझे मजबूरी में इसे शादी करनी पड़ी। सप्ता राज की बात सुनकर गुस्से में मुंह फुलाकर कहती, अच्छा, तो मजबूरी में शादी की तुमने मुझसे? उसकी बात सुनकर सभी जोर से हंसने लगते हैं। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद राज थोड़ा सा कुचाकर ध्रुव से कहता है, लड़का के बारे में नहीं पूछेगा? वो कैसी है? क्या करूं पूछकर? अमन के साथ खुशी होगी वो? ध्रुव उदास होते हुए कहता है और अपने मन के भाव को छुपाने के लिए दूसरी तरफ को मुंह घुमा लेता है। तब राज उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे बताता है, नहीं यार, तू गलत सोच रहा है। तू ऐसे अचानक चला गया कि वो फिर वापस ही नहीं आया। क्या करता आकर? गुन्नू की तरह नफरत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी। ध्रुव अतीत में खोते हुए कहे जा रहा था और कहीं ना कहीं मैं खुद को गुनहगार मान बैठा था। जो मैंने उसके साथ किया मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं करनी चाहिए थी उससे जबरदस्ती शादी। पर उस वक्त अमन को गड़का से दूर करने के लिए मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो सब करने के बाद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। और गड़का गड़का ने भी तो उस शादी को नहीं माना और अमन से शादी कर ली। तो क्या करता मैं वापस आकर? ऐसा कहते हुए ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए। तब राज उसे गड़का के बारे में बताता है कि कैसे अमन ने गड़का को धोखा दिया। जब 3 दिन बाद मुझे पता चला कि गड़का और अमन ने शादी नहीं की थी, वो सारे फोटोज जो तुझे उन्होंने दिखाए थे वो सब फेक थे, एडिट किए हुए थे। गड़का ने तुझसे बदला लेने के लिए अमन के साथ शादी का नाटक किया था, तुझे तड़पाने के लिए। अमन और गड़का की शादी कभी नहीं हुई थी। अमन उन फोटोज के जरिए गड़का को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। गड़का और अमन ने शादी नहीं की थी। अमन गड़का पर शादी के लिए दबाव बना रहा था, पर गड़का कुछ ना कुछ बहाना कर 2 महीने से उसे शादी के लिए टाल रही थी। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था। एक दिन अचानक से अमन आधी रात को शराब के नशे में धुत गड़का के कमरे में पहुंच गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। तब किसी तरह से उनके नौकर रामू काका की मदद से गड़का वहां से भाग निकली। पर अमन गड़का को किसी भी तरह पाना चाहता था, पर हर बार नाकामयाब रहा। गड़का वहां से भागकर बदहवास सी सड़क पर दौड़ रही थी कि जब मैं ऑफिस से घर लौट रहा था तो मुझे वो सड़क पर बेहोशी की हालत में मिली। मैंने उसे जल्दी से हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कराया। थकान और कमजोरी की वजह से वो बेहोश हो गई थी। तभी डॉक्टर ने चेकअप के दौरान बताया कि गड़का 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये खबर सुनकर गड़का थोड़ा परेशान हो गई और उसने मन ही मन एबॉर्शन का फैसला ले लिया था, ये सोचकर कि आखिर वो अकेली ऐसी हालत में एक बच्चे की परवरिश कैसे करेगी। पर कमजोरी की वजह से डॉक्टर ने एबॉर्शन के लिए मना कर दिया। तब उसकी दोस्त सारा ने उसका बहुत साथ दिया था। अपने इलाज के पेमेंट करने के लिए जब गड़का ने अपने क्रेडिट कार्ड यूज किए तो उसे पता चला कि उसका बैंक अकाउंट खाली हो चुका था और उसके कार्ड काम नहीं कर रहे थे। उसके बाद उसे अपने वकील से पता चला कि अमन ने उसकी सारी जायदाद धोखे से अपने नाम पर करा ली। गड़का ने बहुत कोशिश की उसे अपनी जायदाद वापस लेने के लिए, पर कुछ ना हो सका। अपने होने वाले बच्चे के लिए उसने अमन से शादी करने के लिए भी कहा, पर अमन ने उसे शादी करने के लिए साफ इनकार कर दिया और गड़का को ऐसे हालत में छोड़ दिया, सड़क पर भटकने के लिए। उस मुश्किल वक्त में सारा ने गड़का को अपने घर रखा और अपने ही साथ एक कंपनी में गड़का को अकाउंटेंट की जॉब दिलवा दी। जब अमन ने गड़का को अपनी जिंदगी और घर दोनों से धक्का देकर निकाल दिया और सारी जायदाद को अय्याशी में उड़ाने लगा, तब उसे तेरी कीमत समझ आई कि तू कितना सही था और उसने तेरे साथ कैसा सलूक किया। लड़का ये सोच सोचकर परेशान थी कि अमन ने सारी जायदाद कब और कैसे अपने नाम करा ली थी, उसे पता ही नहीं चला। वो उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी, जैसे वो कहता रहा वो सब करती रही। लड़का प्रेगनेंसी की हालत में जॉब करके अपनी गुजर बसर कर रही थी। सारा भी कहाँ तक उसका साथ देती। एक दिन उसके पति ने भी उससे अपना कहीं और इंतजाम करने को बोल दिया था। ऐसी हालत में वो कहाँ जाती अकेली। तब एक दिन तुझे ढूंढते हुए वो मेरे पास आई, पर मैं भी उसे क्या बताता जब मुझे ही तेरा कुछ पता नहीं था। मैंने उसे एक बस्ती में रूम किराए पर दिला दिया और कभी कभी उससे मिलने चला जाता था, उसका हाल चाल पूछने के लिए। ज्यादातर तो फोन पर ही पूछ लेता था। सारा भी कभी कभी उससे मिलने आ जाती थी। यूं ही दिन गुजरते रहे। उसकी प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा था। कमजोरी की वजह से उसकी हालत भी ठीक नहीं रहती थी, तो उसका जॉब करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन करती भी तो क्या, नौकरी करना उसकी मजबूरी थी।
कहाँ रहती वो? ऐसे समय में मुझे उस पर दया आती थी और तुझ पर गुस्सा भी आता था कि ऐसी हालत में उसे छोड़कर तू पता नहीं कहाँ चला गया और फिर वापस मुड़कर भी नहीं देखा कि हम सब लोग यहाँ कैसे हैं, तेरी गुन्नू कैसी रह रही है। 8वें महीने में उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने की सलाह दी और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने के लिए कहा। तब सारा ने अपने पति को समझा बुझाकर कुछ दिन गड़का को अपने पास रखने को राजी कर लिया। उसके प्रेगनेंसी का टाइम पूरा होने तक सारा ने उसे अपने पास ही रखा। इतनी परेशानियों को झेलने के बाद आखिर 9 महीने बाद गड़का ने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। तब मैं भी उससे मिलने गया था। बिल्कुल तेरी जैसी लगती है वो, आखिर वो तेरा अंश ही तो है। 9 महीने बाद उसने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। तब मैं भी उसे मिलने गया था। बिल्कुल तेरी जैसी लगती है वो, आखिर वो तेरा अंश ही तो है। मैं उसके हर जन्मदिन पर उससे मिलने जाता हूँ। उसके नन्हे मुन्ने हाथों से मेरा हाथ थामना और जब वो अपनी तोतली जुबान से मुझे चाचू कहती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। फिर जब 5वें बर्थडे पर मैं उसके पास गया तो अचानक से अपना केक छोड़कर वो मेरे पास आई और आते ही मुझसे यही सवाल किया, चाचू आपके साथ मेरे पापा नहीं आए? और तब से हर बार उसका यही सवाल होता है कि चाचू आपके साथ मेरे पापा नहीं आए, क्योंकि गणिका ने उसे बताया है कि मैं उसके पापा का बेस्ट फ्रेंड हूँ। जब भी मैं उसके साथ होता हूँ तो लगता है जैसे तू ही मेरे साथ हो। वही गड़का भी हर रोज तुझे याद करती है। तेरा नाम लेकर उसके चेहरे पर अजीब सी चमक उभर आती है। तेरी यादों में इंतजार करते हुए उसने 10 साल गुजार दिए। जैसे तैसे करके नौकरी करके वो अपना खर्चा और अपनी गुड़िया की परवरिश कर रही है। सब लोग उसे तरह तरह के ताने देते हैं। बिन ब्याही माँ और गुड़िया को हराम की औलाद, पता नहीं क्या क्या तंज कसते हैं उन पर। बड़ा मुश्किल है इस जमाने में एक अकेली औरत का रहना। ये समाज उसे चैन से रहने नहीं देता। अभी कल 16 सितंबर को ध्रुविका का 9वां जन्मदिन है। तुम चलोगे ना मेरे साथ, इस बार उसका बेस्ट गिफ्ट बनकर? राज ने ध्रुव की तरफ देखते हुए पूछा, जहां ध्रुव की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। गड़का के बारे में यह सब सुनकर वहीं एलिना की आंखें भी नम हो गई। ध्रुव और गड़का की कहानी सुनकर। ध्रुविका मेरी बेटी, एकाएक ध्रुव के मुंह से निकला। तब राज ने ध्रुव को गले लगाते हुए कहा, हाँ ध्रुव, तेरी और गड़का की बेटी ध्रुविका, यही नाम तो रखा है गड़का ने उसका। चल ना यार, मुझे उसके पास ले चल। ध्रुव आंखों में आंसू भरे हुए राज से कहता है, ध्रुव संभालो खुद को, अभी तुम दोनों आराम करो, हम कल उनके पास चलेंगे। कहते हुए राज ध्रुव को शांत कराता है, जो अभी भी रो रहा था। राज की पत्नी सप्ता भी, जो उन दोनों की कहानी सुनकर नम आंखों से अभी भी उन्हें ही देख रही थी। राज ने सप्ता से कहा, सप्ता चलो खाना लगाओ, अब घर आए मेहमान को भूखा ही रखोगी क्या? सप्ता जल्दी से उठकर अपने आंसू पोंछती है और सबके लिए खाना लगाती है। सब खाना खाते हैं पर ध्रुव को कहाँ भूख थी। एक तो निवाला खाकर वो उठ जाता है। रात काफी हो चुकी थी तो सभी आराम करने चले जाते हैं, पर ध्रुव की आंखों से नींद कोसों दूर थी। गड़का के बारे में सोच सोचकर ध्रुव की रात भर करवटें बदल कर जैसे तैसे रात बीती। सुबह 5 बजे ही ध्रुव फ्रेश होकर तैयार हो गया। जब रात 7 बजे उठकर आया तब ध्रुव तैयार हुआ, चहलकदमी करते हुए बेचैनी से उसी का इंतजार कर रहा था। राज ध्रुव की आंखों में गड़का और अपनी बेटी से मिलने की उत्सुकता देखकर मुस्कुरा दिया। इतने में एलिना भी आ गई। फिर सब लोग नाश्ता करके शॉपिंग के लिए निकल गए। 4 बजे सब लोग शॉपिंग करके आ गए। ध्रुव ने गड़का और ध्रुविका के लिए ढेर सारी शॉपिंग की। फिर सब लोग जल्दी से तैयार होकर गड़का से मिलने के लिए निकल गए। आज ध्रुव की आंखों में अजीब सी चमक थी। जिन आंखों की उदासी को दुनिया से छुपाने के लिए हमेशा चश्मे का सहारा लेना पड़ता था, वो आंखें आज खुशी से चहक रही थी। शाम को ठीक 5 बजे वो लोग एक भीड़ भाड़ वाली बस्ती में पहुंच गए, जहां गड़का अपनी बेटी के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहती थी। जैसे ही ध्रुव गाड़ी से उतरा, कल के अखबार में उसके नाम के साथ फोटो छपी होने की वजह से उसे चारों तरफ से भीड़ ने घेर लिया। चारों तरफ से ध्रुव ध्रुव खत्री, ऑटोग्राफ प्लीज की आवाजें आ रही थी। उस वक्त ध्रुविका स्कूल से आकर खाना खाने बैठी थी और गड़का उसे खाना खिला रही थी। गड़का की आंखें भी वैसे ही सूनी और अकेलेपन से भरी हुई थी जैसे ध्रुव की। वो बस अपने अतीत को याद करके आंसू बहाती रहती और सोचती रहती, काश मैंने ध्रुव की बातों पर विश्वास किया होता। काश मैं अमन के बहकावे में ना आई होती।
तो आज शायद मेरे डैड और ध्रुव मेरे पास होते। गड़का अपने अतीत में खोई हुई थी कि अचानक बाहर शोर शराबा सुनकर ध्रुविका अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, बाहर कितना शोर हो रहा है। लगता है आज फिर किसी का झगड़ा हो गया है। अपने अतीत के बारे में सोचकर गड़का की आंखों में आंसू आ गए थे। गड़का अपने आंसुओं को पोंछकर ध्रुविका की तरफ देखती है और कहती है, चलो देखते हैं क्या हुआ है बाहर। और वो दोनों बाहर आती हैं। गड़का की नज़र जब भीड़ के बीचों बीच खड़े ध्रुव से मिलती है, दोनों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। जैसे बरसों से मिलन की आस में कब से आंखें तरस गई थी। दोनों एक दूसरे को एकटक निहारते रहते हैं। इतने में ही ध्रुविका को राज दिख जाता है और वो शोर मचाने लगती है, मम्मी देखो चाचू आए हैं, मम्मी देखो चाचू आए हैं। मम्मी उनसे पूछो ना, क्या इस बार भी वो पापा को साथ नहीं लाए। तभी गड़का ध्रुव की तरफ एकटक देखते हुए ध्रुविका से कहती है, नहीं बेटा, इस बार चाचू पापा को साथ लाए हैं। ये सुनकर ध्रुविका खुशी से उछल पड़ती है। तभी राज भीड़ को चीरते हुए गड़का के पास आता है। ध्रुविका दौड़ती हुई राज के पास आकर पूछती है, चाचू कहाँ है मेरे पापा। तब ध्रुव उसके पास आकर ध्रुविका को गोद में उठाकर ढेर सारा प्यार करता है। ध्रुविका भी पापा पापा कहकर रोते हुए ध्रुव के गले लग जाती है। पापा आप कहाँ चले गए थे, आप क्यों नहीं आते थे मुझसे मिलने। सब लोग मुझे कितना चिढ़ाते थे, जैसे कितने ही सवालों की झड़ी लगा देती है। तब ध्रुव भी उसे कसकर गले लगा लेता है और कहता है, अब कोई नहीं चिढ़ाएगा बेटा, अब मैं आ गया हूँ ना, अब हम सब साथ रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा। राज ध्रुव की गोद से ध्रुविका को ले लेता है और उसे ध्रुव के लाए हुए सारे गिफ्ट दिखाता है। इधर ध्रुव और गड़का कुछ देर दुनिया से बेखबर एकटक एक दूसरे को निहारते रहते हैं। तभी गड़का रोते हुए गुस्सा दिखाते हुए ध्रुव से कहती है, क्यों आए हो आप यहाँ, मेरे हालात पर तरस खाने या मेरा मजाक उड़ाने। हाँ मैंने गलती की थी तुम पर विश्वास ना करके, पर तुमने भी तो मुझे धोखा देकर गलती की थी, मेरे साथ जबरदस्ती शादी करके। जाओ यहाँ से, मुझे नहीं बात करनी है तुमसे। तब ध्रुव आंखों में आंसू भरे गड़का को कंधों से पकड़कर कहता है, माफ कर दो ना गड़का, मुझे तुम्हारे साथ किए हुए गलत व्यवहार का बहुत पछतावा था और आज तक है। पर मेरे पास उस वक्त और कोई रास्ता नहीं था, मैं क्या करता। और फिर तुमने भी तो मेरी शक्ल ना देखने और मुझसे कभी ना मिलने की बात बोली। फिर तुमने अब मुझे अमन और अपनी शादी की फोटो दिखाई, तो मुझे लगा तुमने सच में अमन से शादी कर ली। फिर उसके बाद मेरा यहाँ रुकने का क्या कारण रह जाता। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था। बस जब तुम अमन के साथ खुश थी तो मैं तुम्हारी जिंदगी से कहीं दूर चले जाना चाहता था, जो कभी तुम्हारी जिंदगी को और तुम्हें दुख ना दे पाऊं। पर वो तो शायद मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया और आज तुम्हारे सामने हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ बेइंतहा। क्या मुझे माफ नहीं करोगे गड़का। मैं वादा करता हूँ कि कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगा, कभी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। प्लीज गड़का, मेरी अधूरी जिंदगी को पूरा कर दो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हारे बिना इतने साल पता नहीं कैसे रह पाया, एक जिंदा लाश की तरह। गड़का की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। गड़का रोते हुए ध्रुव से कहती है, नहीं ध्रुव, उस वक्त जो हालात थे उसमें जितनी तुम्हारी गलती थी उतनी ही मेरी भी गलती थी। मेरे इस तरह के व्यवहार से तंग आकर तुमने वो कदम उठाया, मुझे भी माफ कर दो। फिर गड़का रूठे गले से आगे कुछ ना कह पाई और ध्रुव के गले लग गई। ध्रुव और गड़का गले लगकर एक दूसरे को अपने आंसू से भिगोती हुई जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करते हैं। ध्रुव गड़का और ध्रुविका को लेकर विजयकांत मिश्रा की कोठी पर आता है। गड़का अंदर जाने में संकोच करती हुई ध्रुव की तरफ देखती है। तब ध्रुव कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं गड़का, अब ये हमारा घर है। मैंने आज सुबह ही इसकी रजिस्ट्री तुम्हारे नाम कराई है। और रही अमन की बात, उसको भगवान ने खुद ही इतनी बड़ी सजा दे दी कि वो कोढ़ी बनकर लोगों से भीख मांगता हुआ दर दर की ठोकरें खा रहा है। उसने तुम्हें सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया था ना, वो भी तब जब तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान सांस ले रही थी। ऐसा करने वालों को भी भगवान कभी माफ नहीं करते। ये सब सुनकर गड़का की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फिर से ध्रुव के गले लग जाती है। ध्रुव गड़का और ध्रुविका का हाथ पकड़कर अंदर हॉल में ले जाता है। हॉल में अंधेरा हो रहा था क्योंकि रात के 8 बज चुके थे। ध्रुव ने लाइट का स्विच ऑन किया, तभी पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट और हैप्पी बर्थडे टू यू ध्रुविका की आवाज से गूंज उठा। पार्टी हॉल लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था, जिसमें गड़का के सारे दोस्त भी शामिल थे और ध्रुविका के कुछ खास स्कूल फ्रेंड भी थे। ये सब देखकर गड़का की आंखों में आंसू आ गए।
तभी ध्रुव उन आंसुओं को पोंछता हुआ कहता है, अब नहीं, बहुत रुलाया है ना मैंने तुम्हें, अब मुस्कुराने की बारी है। कहते हुए ध्रुव गड़का और ध्रुवका को गले लगा लेता है। तभी भीड़ में से सारा गड़का के पास आती है और गड़का और ध्रुव को एक साथ देखकर उन्हें आगे की जिंदगी के लिए शुभकामनाएं देती है। गड़का सारा को गले लगाकर कहती है, थैंक्स सारा, तुमने मेरा अब तक की जिंदगी में बहुत साथ दिया है। तुम्हारे जैसा और राज के जैसा दोस्त इस दुनिया में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, सारा कहती है। और ध्रुव जैसा जीवन साथी भी बहुत मुश्किल से मिलता है गड़का। एक दूसरे का साथ निभाते हुए तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहना। तभी पीछे से राज बोलता है, ओ तो जनाब रात भर और सुबह सुबह उठकर इन सब तैयारियों में लगे थे और हम सब घोड़े बेचकर सोते ही रह गए, छुपे रुस्तम। कहते हुए सभी की हंसी हाल में गूंज जाती है। कुछ देर में ध्रुविका अपने बर्थडे का केक काटती है। उसके बाद डांस फ्लोर पर सभी लोग डांस कर रहे थे कि तभी अचानक ध्रुव गड़का का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले जाता है और गड़का शर्माते हुए ध्रुव से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी सारा, राज और बाकी सभी तालियों की गड़गड़ाहट से उन दोनों का स्वागत करते हैं और कहते हैं, इस खुशी के मौके पर तुम दोनों का एक डांस तो बनता है, डांस प्लीज। ध्रुव और गड़का एक दूसरे की आंखों में देखते हुए एक रोमांटिक डांस सॉन्ग पर डांस करते हैं। तभी अचानक डांस करते करते ध्रुव रुक जाता है और अपने कोट की जेब से रिंग और एक गुलाब का फूल निकालकर घुटनों के बल बैठ जाता है। फिर गड़का का हाथ पकड़ते हुए कहता है, विल यू मैरी मी। गड़का शर्माते हुए अपनी गर्दन हिलाकर सहमति दे देती है। तब ध्रुव गड़का के हाथ में वो रिंग पहना देता है और उसके हाथों में फूल देता हुआ कहता है, आई लव यू गड़का। गड़का शर्माते हुए आंखों में खुशी के आंसू लिए अपना हाथ ध्रुव से छुड़ाकर चली जाती है। सभी लोग उन दोनों के लिए तालियां बजाते हैं। कुछ देर बाद ध्रुव माइक हाथ में लिए हुए कहता है, अटेंशन प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरी और गड़का की शादी आज से 10 साल पहले हो चुकी थी, पर उसके बारे में कोई नहीं जानता। ये ध्रुविका मेरी ही बेटी है। सब लोग गड़का को गलत मानते आए हैं। आज मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं गड़का से फिर से शादी करना चाहता हूँ। आप सब लोगों के बीच आज से 3 दिन बाद 20 सितंबर को मैं और गड़का शादी कर रहे हैं। ध्रुव का ये अनाउंसमेंट सुनकर गड़का बहुत शक्की रह जाती है। गड़का अपने अतीत में मिले सारे दुखों को याद करके सिहर जाती है और आज ध्रुव को देखकर वो उन सब बातों को भूल जाती है। रात के 10 बज चुके थे और धीरे धीरे सभी मेहमान जाने लगे। राज, सरिता, एलिना और सारा को छोड़कर सभी मेहमान 11 बजे तक जा चुके थे। तब गड़का ध्रुव से कहती है, ये सब क्या है ध्रुव, शादी? हाँ गड़का, मैंने दुनिया की नज़रों में तुमसे शादी नहीं की ना, मैं दुनिया की नज़रों में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और वो शादी भी तो एक ज़बरदस्ती ही थी जो मैंने की थी। मैं तुम्हारी मर्जी से फिर से शादी करना चाहता हूँ, क्या मुझसे शादी करोगी? तब गड़का आंखों में आंसू भरकर ध्रुव के गले लग जाती है। हाँ ध्रुव, मुझे तुमसे शादी करनी है। तभी पीछे से ध्रुविका बोलती है, मैं भी हूँ मम्मा। और गड़का ध्रुविका को भी अपनी गोद में उठाकर गले से लगा लेती है। ध्रुविका खुश होते हुए कहती है, अरे वाह, मेरे पापा और मम्मा की फिर से शादी होगी। मैं अपने सभी दोस्तों को बुलवाऊंगी अपने मम्मी पापा की शादी में, है ना पापा? फिर उसकी इस बचकानी हरकत पर सभी लोग हंसने लगते हैं। तब गड़का और ध्रुव ध्रुविका से कहते हैं, हाँ बेटा, आप अपने सभी दोस्तों को बुलाना। एलिना ध्रुव को पसंद करती थी और दिल ही दिल में बेइंतहा प्यार करने लगी थी। वो ये सब देखकर बहुत दुखी हो रही थी, पर कहीं ना कहीं उसे खुशी भी थी कि ध्रुव को उसका खोया हुआ प्यार वापस मिल गया और सब कुछ ठीक हो गया। एलिना ध्रुव से कहती है, ध्रुव अब मुझे भी चलना चाहिए, वहाँ सब कुछ वर्मा अंकल जी पता नहीं कैसे एडजस्ट कर रहे होंगे। मैं कल सुबह की फ्लाइट से चली जाऊंगी। तभी ध्रुव, गड़का, सारा, राज और सविता सभी एलिना से कहते हैं, 3 दिन की तो बात है, 3 दिन बाद चले जाना। ध्रुव और गड़का की शादी के बाद राज, जो एलिना की आंखों में ध्रुव के लिए प्यार और चिंता पहले ही देख चुका था, एलिना से कहता है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात एलिना, पर तुम गड़का और ध्रुव की शादी में शामिल होगी तो ध्रुव को अच्छा लगेगा। सब लोगों के कहने पर एलिना शादी तक रुकने के लिए तैयार हो जाती है। 3 दिन बाद 20 सितंबर को शादी की तैयारियों में सभी लोग लगे थे। राज, सारा, एलिना और ध्रुव सभी गड़का शादी के लिए तैयार हो रही थी। सुर्ख लाल जोड़े में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी ध्रुविका वहां आ जाती है और कहती है, मम्मा वाओ, आप कितनी खूबसूरत लग रही हो ना इस ड्रेस में, पापा तो आपको पहचान ही नहीं पाएंगे। उसकी इस हरकत पर गड़का मुस्कुरा देती है। ध्रुविका फिर कहती है, मम्मा
आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आपको नजर न लगे, कहते हुए अपनी आंख से काजल गड़का के कान के पीछे लगा देती। गड़का मुस्कुराकर ध्रुवका को गोद में उठा लेती है और उसके माथे पे चूम लेती है। हाय, मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया है। तभी सारा और एलिना वहां आते हैं और गड़का को देखते रह जाती हैं। तभी सारा गड़का से कहती है, गड़का तुम तैयार हो गई, चलो पंडित जी बुला रहे हैं। और सभी नीचे आ जाते हैं। उधर जब गड़का नीचे आती है तो ध्रुव भी गड़का को देखते रह जाता है। तब राज उसे चिढ़ाते हुए कहता है, क्या हाल है ध्रुव बेटा, अभी शादी की रस्में कर ले, देख आप रात को लेना। तब ध्रुव राज को घूर कर देखता है तो राज किसी काम का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। शादी की सारी रस्में सभी मेहमानों की मौजूदगी में अच्छे से हो जाती हैं। शादी के बाद सभी लोग धीरे धीरे विदा हो जाते हैं। फिर सारी रस्में करते करते और मेहमानों को विदा करते रात के 9 बज चुके थे। फिर सारा और एलिना गड़का को रूम में लेकर आते हैं। गड़का रूम की खूबसूरती देखकर दंग रह जाती है। पूरा कमरा गुलाब के फूलों और उनकी पंखुड़ियों से सजा था। बेड भी पूरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। गड़का उन मदहोश करने वाली फूलों की खुशबू और अपने ख्यालों में खोए हुए बेड पर बैठी मुस्कुरा रही थी कि तभी उसे दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। तो गड़का शर्मा कर एक कोने में सिमट कर बैठ जाती है। तभी ध्रुव कमरे में प्रवेश करता है। वो गड़का को बेड पर एक कोने में सिमटा हुआ बैठे देखकर मुस्कुरा उठता है और जाकर धीरे से उसके पास बैठ जाता है। फिर धीरे से ध्रुव जब गड़का का घूंघट उठाता है तो गड़का शर्मा कर अपनी पलकें झुका लेती है। ध्रुव को गड़का का यूं शर्माना बड़ा अच्छा लग रहा था। तब ध्रुव गड़का का चेहरा ऊपर उठाता है। दोनों की नजरें फिर एक बार मिलती। कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा चांद, ये पल यहीं रुक जाए और मैं यूं ही तुम्हारी आंखों में देखता रहूं और तुम्हारी गोद में सर रखकर यूं ही हमेशा के लिए सो जाऊं। ध्रुव के मुंह से अनायास ही निकल जाता है। गड़का ध्रुव के मुंह पर हाथ रख देती है और आंखों में आंसू लाते हुए कहती है, ध्रुव तुम ऐसी बातें मत करो, तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। इतने सालों बाद हमारी जिंदगी में खुशियां आई हैं, हमारी इन खुशियों को किसी की नजर ना लगे। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ हमेशा। आगे से कभी ऐसे मरने की बातें मत करना। मैं तुम्हारे बिना 10 सालों में कैसे रही हूँ मैं ही जानती हूँ। और रोने लगती है। ध्रुव गड़का को सीने से लगा लेता है और कहता है, सॉरी गुन्नू, आगे से ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जिससे तुम्हें दुख हो। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। कहते हुए ध्रुव उसके माथे को चूम लेता है। गड़का शर्मा कर चेहरा नीचे कर लेती है। ध्रुव गड़का के माथे पर, गालों पर, हाथ पर किस करते हुए उसके गले पर पहुंच जाता है और किस करता है। गड़का का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था और वो आंखें बंद। फिर ध्रुव गड़का के होठों पर अपने होठ रखकर उनका रसपान करने लगता है। धीरे धीरे ध्रुव का हाथ गड़का की कमर पर जाता है। गड़का ध्रुव का स्पर्श पाकर सिहर उठती है और शर्माकर बेड से उठकर नीचे खड़ी हो जाती है। उसकी सांसें तेज से चल रही थी और दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी ध्रुव उठकर जाता है और गड़का का हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और फिर उसे बेड पर लिटा देता है। गड़का शर्माकर अपनी दोनों हथेलियों से अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करती है। कुछ ही पलों बाद दोनों ही एक दूसरे को इतने सालों की मोहब्बत में भिगोते हुए एक हो जाते हैं और एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। सुबह 5 बजे जब ध्रुव की आंख खुलती है तो गड़का चादर में लिपटी बेखबर सो रही थी। उसके चेहरे पर बालों की लट आ रही थी। ध्रुव बड़े प्यार से गड़का को देख रहा था जो सोते हुए बड़ी मासूम लग रही थी और फिर धीरे से उसके बालों को कान के पीछे करता है। तभी गड़का की आंख खुल जाती है। वो ध्रुव को अपनी तरफ से ऐसे प्यार से देखते हुए शर्मा कर अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लेती है। तब ध्रुव गड़का को अपने बाहों में भरकर एक बार फिर से प्यार की बारिश में भिगो देता है। दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। तभी गड़का धीरे से ध्रुव से कहती है, ध्रुव अब छोड़ो ना मुझे, जाने दो, मुझे तैयार होना है। ध्रुवका के उठने का भी टाइम हो गया है, 7 बज चुके हैं। मुझे ध्रुवका को स्कूल के लिए तैयार भी करना है, 8 बजे का स्कूल है उसका। ध्रुव गड़का की आंखों में देखते हुए कहता है, नहीं गुन्नू प्लीज, आज रहने दो ना, मेरी बाहों में यूं ही रहो बस। मन करता है ये पल बस यहीं थम जाए और हम दोनों यूं ही एक दूसरे की बाहों में खो जाएं। गड़का शरारा से ध्रुव के माथे को चूमते हुए ध्रुव को अपने ऊपर से हल्का सा धक्का देकर हटाती है और चादर अपने ऊपर लपेटे हुए उठकर बाथरूम में चली जाती है। ध्रुव उसकी इस हरकत पर बस मुस्कुराकर रह जाता है। वो चादर ओढ़कर फिर लेट जाता है। गड़का तैयार होकर आती है। उसने पीले रंग की लाल बॉर्डर वाली शिफॉन की साड़ी पहनी है जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी।
वो अपने गीले बालों से तौलिया हटाते हुए अपने बाल पीछे की तरफ करती है, फिर कानों में इयररिंग्स पहनती है, सिंदूर की डिब्बी उठाकर अपने बालों में लगाने जाती है कि तभी ध्रुव पीछे से आ जाता है और उसके हाथ से सिंदूर की डिब्बी ले लेता है। डिब्बी खोलकर ध्रुव गड़का की आंख में सिंदूर लगाता है और उसके माथे को चूम लेता है। गड़का, ये हक सिर्फ मेरा है, मैं आज से तुम्हारी मांग में रोज सिंदूर लगाऊंगा। गड़का उसकी इस बात पर मुस्कुरा देती है। ध्रुव गड़का के पीछे खड़ा होकर उसे निहारने लगता है, फिर उसके ब्लाउज की खुली डोरी को पकड़कर उन्हें बांधने लगता है। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज के साथ रुपका की आवाज आती है। मम्मा, मम्मा, आप उठे नहीं क्या अभी तक? मैं लेट हो गई स्कूल के लिए, मैं कैसे स्कूल जाऊंगी? 7:30 बज रहे हैं। तभी ध्रुव जाकर बेड पर लेट जाता है और गड़का जल्दी से दरवाजा खोलती है। गड़का ध्रुवका से कहती है, कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको जल्दी से तैयार कर देती हूँ, आपके पापा गाड़ी से आपको छोड़ देंगे। ये बात सुनकर ध्रुवका खुशी से उछल पड़ती है। वाओ, पापा मुझे स्कूल छोड़ने जाएंगे, मैं जल्दी से अभी तैयार हो जाती हूँ। फिर ध्रुव की तरफ देखते हुए मायूसी से कहती है, पर पापा तो अभी उठे भी नहीं है, वो कैसे मुझे स्कूल छोड़ने जाएंगे? बेटा, मम्मा है ना, आप परेशान मत हो, मैं अभी आपके पापा को उठा देती हूँ, चलो आप जल्दी से तैयार हो। लड़का ध्रुव को उठाकर ध्रुवका को जल्दी से तैयार कर देती है। ध्रुवका को तैयार करते हुए गड़का की नज़र मेज पर पड़े अखबार पर पड़ती है। अखबार में फ्रंट पेज पर गड़का और ध्रुव की शादी की फोटोज हेडलाइंस के साथ छपी थी। ये देखकर गड़का मन ही मन मुस्कुरा उठती है। इतने में ध्रुव भी फ्रेश होकर तैयार हो जाता है। फिर ध्रुव ध्रुवका को उसके स्कूल छोड़ने जाता है। ध्रुवका सभी टीचर से और सभी दोस्तों से अपने पापा को मिलवाती है और बहुत खुश होती है। अखबार में खबर छपी होने की वजह से सभी टीचर ध्रुव को शादी की शुभकामनाएं देते हैं। ध्रुवका को स्कूल छोड़कर ध्रुव घर आता है तो एलिना जल्दी जल्दी अपना बैग तैयार कर रही होती है। ध्रुव एलिना से कहता है, तुम इतनी जल्दी जल्दी में तैयार होकर कहाँ जा रही हो? एलिना अपने आंसुओं के सैलाब को रोकने की कोशिश करते हुए ध्रुव की तरफ बिना देखे कहती है, अच्छा हुआ जो तुम आ गए, वो वर्मा अंकल का फोन आया था, मुझे अर्जेंटली वहां जाना है। जो हमने पिछले हफ्ते मणिपाल वायलिल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई। तुम्हारे साइन चाहिए थे, पर अब जब पावर ऑफ एटर्नी तुमने मेरे नाम की है तो उस पर मेरे सिग्नेचर चाहिए। मुझे अभी अर्जेंटली जाना होगा। मैंने टिकट भी बुक करा लिया है, 1 बजे की फ्लाइट है। पर यूं अचानक ध्रुव थोड़ा चिंतित सा कहता है, ऐसे कैसे? फिर कुछ सोच कर कहता है, अच्छा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं और गड़का तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ देंगे। ध्रुव गड़का से एलिना के बारे में बताता है। कुछ देर बाद गड़का और ध्रुव एलिना को एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं। एयरपोर्ट पर ध्रुव से विदा लेते हुए एलिना अपने आंसुओं को रोकने का भरसक प्रयास करती है, फिर भी उसके आंसू छलक आते हैं और वह ध्रुव के गले लगकर उसे बाय बोलकर अपने आंसुओं को छुपाते हुए जल्दी जल्दी वहां से चली जाती है। वहां से लौटते हुए गड़का और ध्रुव मस्ती करते हुए आ रहे थे कि अचानक उनके सामने सड़क क्रॉस करते हुए एक गरीब से दिख रहे आदमी को एक ट्रक टक्कर मारता हुआ निकल जाता है। गड़का और ध्रुव जल्दी से अपनी गाड़ी रोककर उस आदमी के पास जाते हैं। उसके पास जाते ही दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। उसके सिर, नाक, मुंह से खून आ रहा था, उसे बहुत चोट लगी थी। तभी घबराई हुई सी गड़का ध्रुव की तरफ देखकर कहती है, अरे ये तो अमन है। तभी ध्रुव अमन से कहता है, अमन चिंता मत करो तुम, हम अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। अमन आंखों में आंसू लाते हुए उन दोनों को देखता हुआ और कहता है, नहीं ध्रुव, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और मैं जीना भी नहीं चाहता। लगता है भगवान ने भी तरस खाकर मुझे अपनी गलतियों की माफी मांगने के लिए तुम दोनों को यहाँ भेजा है। मुझे माफ कर दो ध्रुव और गड़का, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत की। और गड़का, तुमसे तो मैं माफी भी नहीं मांग सकता। तुम्हें मैंने उस वक्त दर दर की ठोकरें खाने के लिए अकेला छोड़ दिया जब तुम प्रेग्नेंट थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। और अपने हाथ जोड़ने की कोशिश करता है। गड़का, तुम जैसी पता नहीं कितनी मासूम लड़कियों की मैंने जिंदगी बर्बाद की है। शायद भगवान ने मुझे उसी की सजा दी है और इसीलिए शायद तुम्हारी तरह अकेला सड़क पर दर दर भटकने के लिए मजबूर हो गया और किसी से तो मैं माफी भी नहीं मांग पाया। मेरा पाप शायद कुछ कम हो जाए अगर तुम दोनों मुझे माफ कर दो तो मैं कम से कम चैन से मर तो पाऊंगा। गड़का और ध्रुव एक साथ बोलते हैं, नहीं अमन, ऐसी बातें मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हमारी किस्मत में ही शायद वो सब कुछ लिखा था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अमन, ये सारी बातें बाद में हो जाएंगी, अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा।
ध्रुव चिंतित होते हुए कहता है और अमन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अमन की सांसें उसका साथ छोड़ चुकी थी। ध्रुव और गड़का बस उसे यूं ही जाते हुए देखते रह जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।